बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टीवी से साजिद मुगल का सलाम कबूल कीजिए। हमारे आज के मेहमान एक ऐसी शख्सियत कि जब जिला बाग तमाम तर सहूलियात से महरूम था तो एक नौजवान आज़ाद कश्मीर और जिला बाग के पहाड़ों से उतरा तो फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मकबूलियत बढ़ती गई, कामयाबियां कदम चूमती गई। हमारे आज के मेहमान पाकिस्तान की सहाफत में मुनफरिद नाम, मुनफरिद मकाम और एक अलग पहचान बनाने वाले सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर, साबिक वज़ीर हुकूमत, उम्मीदवार असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हल्का वस्ती बाग राजा मुश्ताक अहमद मिनाज साहब हैं। हम आपको मजीद बताते चलें कि यूं तो सियासत में अपनी आधी उम्र अपनी जवानी सर्फ करके इंसान किसी मकाम पे पहुंचता है, लेकिन राजा मुश्ताक अहमद मिनाज साहब ने जब सियासत में कदम रखा था तो अवाम इनको वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से देखने लगे। चर्चे होने लगे कि रियासत के वज़ीर-ए-आज़म मुश्ताक अहमद मिनाज साहब होंगे। इंशाअल्लाह आज राजा मुश्ताक अहमद मिनाज साहब की जिंदगी की दिलचस्प दास्तान जानेंगे और आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए हमारे साथ प्रोग्राम एक दिन वॉइस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टीवी के साथ। सबसे पहले बाग शहर से निकले तो सदर मुस्लिम लीग नून जगलड़ी राजा बनारस साहब के फर्जंद की शादी में शिरकत की, जहां पे साबिक वज़ीर हुकूमत राजा यासीन साहब पहले से मौजूद थे। अवाम इलाका ने भरपूर इस्तकबाल किया। सर, गंगा चोटी 10,000 फीट की बुलंदी पर एक पहाड़ी है, वहाँ पे आपका घर है। जिस दौरान आप तालीम हासिल कर रहे थे वहाँ पे सड़क भी नहीं थी, बुरा हाल था वहाँ का। 10,000 फीट की बुलंद पहाड़ी से आप उतरे, पाकिस्तान में दाखिल हुए, पाकिस्तान की सहाफ़त में कदम रखा, सहाफ़त की दुनिया में लोहा मनवाया, जिससे ना सिर्फ जिला बाग बल्कि आज़ाद कश्मीर का नाम आपने रोशन किया। सहाफ़त का मशवरा आपको किसने दिया था और सहाफ़त में आप कैसे गए? देखिए, एक तो ज़रा जो गांव की सूरत हाल बताई, वो इब्तदाई दिनों में हम रहे गांव में, जो हमारी बहुत ऊपर जो बैकें हैं वहाँ पर हमारा चूँकि गांव में सर्दियों में अलग मकान होता है, गर्मियों में अलग मकान होता है। तो फिर उसके बाद चूँकि हमारे 2 घर थे बाग में भी, तो फिर प्राइमरी में मैं बाग शिफ्ट हो गया। तो यहाँ से तालीम हासिल की, मैट्रिक किया। उसके बाद मैं चला गया FC कॉलेज। वहाँ पे बड़ी चकाचौंध, उस वक़्त मीडिया इतना बड़ा नहीं था, फास्ट भी नहीं था। 2-4 यानी लाहौर में अखबार थे, जंग था, नवाए वक्त था, वफाक था, इस तरह के 2-4 जो है ना, जुर्रत था, तजारत था, इस तरह के छोटे अखबार थे। ये मीडिया का फैलाव नहीं था इतना। तो हमारे साथी जो है ना, मेरे साथ अरशद अंसारी अब लाहौर प्रेस क्लब के सदर भी हैं, आजकल PFUJ के सेक्रेटरी जनरल हैं। मैं और ये क्लास वाले थे। उनके बड़े भाई रईस अंसारी जो हैं वो जंग में रिपोर्टर थे। तो मैं बड़ा उनको देख के ना, मुझे बड़ा शौक़ होता था कि वो आते, उनके नाम छपते थे उस वक्त। वो अगर से मेरे साथ स्टूडेंट थे, क्योंकि जंग के कलर पेज के ऊपर उनका नाम छपना, ख़बर में जंग के सफ़ा 2 के अखबार में कोई 2 सफ़े पे उनका नाम छपता था। तो मैं बड़ा वो कहता था कि यार देखें क्या बात है, ये 4 लफ्ज़ लिखते हैं तो इनका नाम आ जाता है और डिस्कस होता है। मेरे वालिद साहब मुझे वकील बनाना चाहते थे और मेरा अपना ज़हन भी वकालत की तरफ था। लेकिन जब ग्रेजुएशन में मैं FC कॉलेज पहुंचा तो पहली मरतबा वहाँ पे सहाफ़त का मज़मून भी उन्होंने अपना शामिल कर दिया BA के निसाब में। प्रोफेसर वासिफ नागी साहब, अल्लाह उनकी हयात करे, सीनियर उस्ताद भी हमारे प्रोफेसर रहे FC कॉलेज। बस वो जब उन्होंने पहली क्लास लगाई और उन्होंने नोटिस बोर्ड पे लिखा कि जो सहाफ़त पढ़ना चाहते हैं BA में तो अपना नाम लिखवा दें। तो मैं फिर वहाँ से मैंने एक सब्जेक्ट छोड़ा और मैं सहाफ़त पढ़ने के लिए वासिफ नागी साहब के पास आया। फिर जब नागी साहब के पास पहुंचा, बस उसके बाद फिर सहाफ़त ही रही। और मैंने पूरे उसके बाद फिर मैं जब ग्रेजुएशन के बाद में मास्टर्स भी मैंने, वालिद साहब की तमाम नाराज़गियों के बावजूद, उनको नहीं पता था, वो ये कहते थे कि ये प्रोफेशन जो है ना बड़े
भूखे नंगे लोगों का प्रोफेशन है, इसमें क्या तुम ज़िंदगी गुजारोगे। तो जब इब्तदाई पहली तनख्वाह मिली, मैंने उनको पूछा मुझे तनख्वाह कितनी मिलती है। मैं उनको 2-4 दफ़ा तो मैंने उनको ना बताया क्या बिल। जब मैंने उनको कहा कि 1200 रुपया मिलती है, तो ये कहते हैं यार यहाँ पब्लिक सर्विस कमीशन करके अफसर बन जाओ। लेकिन अफसरी शायद मेरे मुकद्दर में नहीं थी, रिपोर्टरी थी। तो मुझे रिपोर्टरी पे फ़ख्र हुआ और फिर मैंने 1200 भी लिए और फिर मैंने 12 लाख भी लिए, फिर 12 लाख से ऊपर भी लिए। फिर एक ऐसा वक्त 6-7 लाख में माना फिर इनकम टैक्स भी देता रहा इसी साफत में। यहाँ पे ही कुआं खोदा मैंने, इधर से ही पानी निकाला। तो लेकिन मुझे अफसोस है कि मेरे वालिद साहब ने जब मैंने मास्टर्स किया फिर भी शायद वो इतने खुश नहीं थे कि सहाफ़त की बजाय मुझे LLB करना चाहिए। लेकिन जब मुझ पे उस लिहाज से मैं प्रोफेशन में ज़रा इब्तदाई दिनों में बहुत स्ट्रगलिंग होता है, और पाकिस्तान में और इस्लामाबाद जो कि वफाकी दारुल हुकूमत है, वहाँ बड़ी परेशानी होती है, बहुत सख्त कंपटीशन होता है। फिर अल्लाह ताला ने भी मदद की, तो फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, हालात भी अच्छे हुए, सब कुछ मिल गया, इज़्ज़त दौलत शोहरत सब चीज़ें। लेकिन मेरे वालिद नहीं मुझे मिला, वो ये देखने से पहले इस दुनिया से चले गए। सर चूँकि बोलता पाकिस्तान से आपने जो मकबूलियत हासिल की, यकीनन आज़ाद कश्मीर में किसी सहाफ़ी ने उस मुकाम पे ना पहुँच सका। फ़र्स्ट टाइम जब आप कैमरा के सामने गए तो क्या कंफ्यूज हुए थे? नहीं, मैं चूँकि ट्रेड यूनियनिस्ट था, मैं कभी कंफ्यूज तो वो बंदा होता है कि जिसने कैमरे का सामना ना किया हो। मैं स्टूडेंट में एक सियासी कारकुन था बेसिकली। आपको पता है मगरब में भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जैसे लेबर पार्टी है, उसका पॉलिटिकल पार्टी सियासी कारकुन भी जाता है, ट्रेड यूनियनिस्ट भी जाते हैं, फिर टॉप पे पहुंचते हैं। जर्मी कौन जो पिछला लेबर का जो प्रेसिडेंट था वो और लीडर ऑफ द अपोजिशन भी रहा, वो भी ट्रेड यूनियन था और ट्रेड यूनियनिस्ट था, और फिर वो ऊपर तक गया। उस सारी सपोर्ट ट्रेड यूनियन लीडर्स की थी। तो मैंने चूँकि जब बंदा ट्रेड यूनियन में जाता है, मैंने कोई सहाफ़त में भी प्रेस क्लब के, PFUJ के, रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के, मैंने कोई 18-19 इलेक्शन लड़े। हर साल मैं इलेक्शन लड़ता था और अल्लाह ताला के फजल करम से मैं कोई इलेक्शन नहीं आ रहा। तो इसलिए मैं कैमरे की भी, स्टेज की भी और तकरीर की भी, मामलात की भी, गुफ्तगू की भी, ये सारी चीज़ें मैं पहले से, ये मेरे लिए रूटीन की चीज़ें थी। मैं स्टूडेंट यूनियन FC कॉलेज में मैंने इलेक्शन लड़ा, मैं वहाँ वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब हुआ। मैं बहुत यंग था, मैं ये जितना मेरा ये बेटा बैठा हुआ है गाड़ी चला रहा है, आप ये देखिए इसकी उम्र से, इससे भी बल्कि छोटा था मैं। तो मैं FC कॉलेज का वाइस प्रेसिडेंट बना, मुंतखब हुआ। तो मैं उस वक्त स्टेज पे था। FC कॉलेज 6000 स्टूडेंट का, जिसमें को एजुकेशन थी, सारी चीज़ें थी, लेकिन इसके बावजूद मुझे कॉन्फिडेंस वहाँ मिला। तो मुझे इसलिए कभी कैमरा, मैं ये समय, मुझे जो मेरे उस्ताद ने बताया कि कैमरा जो है ये बड़ी जालिम चीज़ है, ये किसी का लिहाज नहीं रखता। इसमें आप एक दफ़ा इसका सामना करें ना, ये आपको एक्सपोज कर देता है। अगर आपके अंदर कुछ है ना, वो भी नुमाया कर देता है। अगर कुछ नहीं है तो आपका जो सतहीपन, जिसको हम अपनी पहाड़ी ज़बान में उपलातापन कहते हैं ना, ये उसको भी ज़ाहिर कर देता है। ये बड़े बड़े लोग कैमरे में आके ना, जिनको लोग इंटेलेक्चुअल समझते हैं, बहुत बड़ी, ये कैमरा इतनी जालिम चीज़ है ना, जब उसके सामने आए तो वो एक्सपोज हो गए। तो कैमरे के सामने अपनी कमी, कोताही और अपनी जहालत को छुपाना, ये सबसे बड़ा हुनर है। आप उसमें से गुजर जाएं तो मुझे कभी परेशानी नहीं, ना मैं कंफ्यूज हुआ, मुझे पता ही लगा। मैंने कैमरा देखा ही नहीं है कि उसकी आंखों, इसके लेंस में बहुत खौफनाकी है। ये जो काला लेंस है ना, इसमें जब आप देखते हैं तो ये समझ लें जैसे आप शेर की मुंह में देख रहे हैं। इसकी तरफ नहीं देखना चाहिए। जब आप इसकी तरफ देखते हैं ना, ये आपको, ये इसका इतना बड़ा कैनवस है कि आप इसमें डूब जाते हैं। इसका सामना ना करें, आप ये समझें कि ये एक लाइट लगी हुई है, कोई चीज़ नहीं है, तो फिर कन्फ्यूजन की बात ही नहीं होगी। कोई कन्फ्यूज आप हो ही नहीं सकते। तो आपको पता है, जब हमारे जो FC कॉलेज में हमारे उस्ताद थे, जिनसे कोई फ़न ख़िताबे सीखा, तो वो कहते थे ये जितने लोग आपके सामने बैठे हुए हैं ना, लाखों का मजबा हुआ, आप ये समझें कि ये पत्थर हैं, ये यानी कुर्सियाँ लगी हुई हैं, ठीक है। आप उनको, और ये सब लोगों को आपने बताना है जो कुछ बताना है। तो ज़्यादा तरबियत उस तरह की उठान थी, तो कैमरे ने भी परेशान नहीं किया, बल्कि कैमरे ने मावनत की और छोटी मोटी कोताही मेरी उससे बर्दाश्त की। कैमरे का भी शुक्रिया। जब आपका सर सहाफ़त में एक नाम बन चुका था पाकिस्तान के अंदर, आज़ाद कश्मीर का यकीनन आपने नाम रोशन किया, सहाफ़त के प्लेटफॉर्म से भी आपने ज़िला बाग की भी अपना खिदमत की, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से या दीगर जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं। जब आप खिदमत कर ही रहे थे तो फिर सियासत का इंतखाब आपने क्यों किया? मैं इतना कोई, जिसको कहते हैं ना, विजनरी आदमी नहीं हूँ कि
कि मैं कहूँ कि मैं कोई दीवार से पार देखने की सलाहियत रखता हूँ। मेरे उस्ताद यानी कैमरे के सामने नुसरत जावेद हैं। मैं ये बिल्कुल बबांग दोल कहना चाहता हूँ कि नुसरत जावेद से बड़ा जर्नलिस्ट इस वक्त जो ज़िंदा हैं हम, उससे बड़ा जर्नलिस्ट नहीं है इस पाकिस्तान में। अल्लाह उसका साया कायम रहे। मैंने उसके साथ 8-9 साल सीखा है, बहुत कुछ सीखा है, इतना कुछ सीखा है कि मैं लाखों किताबें पढ़ लेता और दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटियों में मैं तालीम हासिल करता एक तरफ, और जो नुसरत जावेद साहब के साथ मेरे जो 6-7 साल की रफ़ाकत है, हम इकट्ठे बैठे, सफ़र किए, क़याम किए, सब चीज़ें की। उनकी मोहब्बत और शफ़क़त ने मुझे इतना सिखा दिया कि मुझे ये चीज़ सामने, मैं उससे अगली बात सोचता हूँ। तो मुझे समझ आ गई थी 2013-14 में कि ये जो सहाफ़त में जो एंकर्स का एक बहुत मशरूम ग्रोथ हुई, जो जर्नलिस्ट थे, जेन्युइन जर्नलिस्ट, जो वर्किंग जर्नलिस्ट थे, जो नीचे से ऊपर आए, 2 किस्म के लोग आए, एक ऊपर से नीचे आए और एक नीचे से ऊपर गए। एक पैराशूटर थे, एक ग्राउंड फोर्सेस से एंकर्स बन के ऊपर आए, जैसे अहमद मीर साहब हैं, जैसे काशिफ अब्बासी साहब हैं, जैसे कामरान खान है। ये लोग जो है ना, ये इनको यानी इफ्तिखार अहमद है, ये इन्होंने रिपोर्टिंग की है, मारें खाई हुई है। तलत हुसैन है, ये बड़े लोग, तलत हुसैन एक बड़ा नाम है। मैंने उसके साथ जो है 8-9 साल मैंने उसके साथ काम किया। मैंने पाकिस्तानी सहाफ़त के हर बड़े किरदार के साथ काम किया हुआ है। लेकिन मुझे 2014 में ये लग गई थी। मैं नुसरत साहब के साथ इज़हार करता था इसका, इस सियासत में आने का तो मेरा प्रॉब्लम ही कोई नहीं था। मुझे ना कोई शौक़ था ना कोई चीज़, मैं ट्रेड यूनियन था, मैं यूनियनिस्ट था। लेकिन मुझे ये लग रहा था कि ये अब इज़्ज़त वाला काम नहीं रहा। जो आपको ज़रा, जब आप किसी ऐसे प्रोग्राम में बैठे जिसमें आपका एक ओपिनियन हो, वो ओपिनियन किसी एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को आपको वो अट्रैक्ट करता है, लेकिन दूसरे को वो समझते हैं वो दुश्मन हो जाते हैं। सहाफ़त दुश्मनदारी का नाम नहीं है। तो मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि मैं मैक्सिमम 25 साल अपनी सहाफ़त में पूरे करूँगा। 2000 में मैंने 1990 में मैंने ग्रेजुएशन के बाद सहाफ़त शुरू की मुसावात अखबार से, जो कि पीपल्स पार्टी का तर्जुमान था। वहाँ से मेरी इब्तिदा हुई है। मेरे उस्ताद सारे पीपल्स पार्टी के उस तर्जुमान से। मेरे नज़रियाती में नहीं था, पीपल्स पार्टी से कभी ज़िंदगी में ना कभी रहा और ना कभी रहूँगा। लेकिन मेरी इब्तिदा जो सहाफ़त, उसकी इब्तिदा पहली नौकरी मैंने मुसावात अखबार से की, शुरू की। तो मेरे सारे उस्ताद और सारे चैनल वो सब पीपल्स पार्टी से तल्लुक़। हामिद अख्तर साहब हमारे एडिटर थे। मैं ये कहता हूँ कि पहले दिन से लेके मैंने 1990 में शुरू की, तो मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि मैं 25 साल ये प्रोफेशन पूरा करूँगा, 25 साल लाजमी। मेरे 2015 में 25 साल पूरे हुए और एक दिन ऊपर नहीं लगाया। पूरे रिटायरमेंट 2025 जुलाई, मुझे पता है, मैंने अपनी आखिरी नौकरी की, अपनी तनख्वाह ली। और बड़ा मेला, जिसको मैं हमेशा बड़ा मेला छोड़ के जाने वाला, मैं वो नहीं हूँ जो मैं प्रेस क्लब का प्रेसिडेंट रहा हूँ, मैंने लोगों की, अपने साथियों की इस्लामाबाद में खिदमत की आगे। लेकिन मैं जिस वक्त बिल्कुल अपने प्रोफेशन के टॉप में था, मैं मुझसे बड़ा ट्रेड, यानी सब लोग कहते थे कि ये इसने खिदमत की है पूरे पाकिस्तान में सहाफ़त की, ये बहुत। लेकिन उस पीक में मैंने वो छोड़ दी। उसके मैंने कहा के बाद मैं प्रेस क्लब का, यूनियन का कोई ओहदा, कोई इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। उस वक्त आप सोचे ना कि 7 साल पहले मेरी 46 साल उम्र थी। 8 साल 8 साल पहले की बात है, 2014 में मैंने जब ये फैसला कर लिया कि मैं नहीं। उसके बाद मैं फिर आज तक मैं दोबारा उस स्टेज पे नहीं चढ़ा। प्रेस क्लब इस्लामाबाद नया प्रेस क्लब बनाया, मीडिया टाउन बनाया, पिंडी के प्रेस क्लब को यानी अपग्रेड किया, जर्नलिस्टों के लिए जो कुछ हो सकता था मैंने किया। 25 साल पूरे करने के बाद मेरा नहीं था कि मैं शायद सियासत में किसी समाजी खिदमत में चला जाता। लेकिन फिर मियाँ साहब से मुलाकात हो गई, नियाज़मंदी तो बड़ी पुरानी थी इस साथ। मैं समझता था कि पाकिस्तान में अगर कोई इस वक्त मसाइल का हल है ना, शुरू से ही मैंने तहरीक निजात में आज से कोई समझ लें 25, 28, 29 साल पहले मियाँ साहब के साथ सफ़र किया था कराची से अपना इस्लामाबाद रेल में। मेरी उस वक्त से शनासाई हुई, फिर वो मोहब्बत में तब्दील हो गई, फिर वो अकीदत में तब्दील हो गई। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आपने बहुत सहाफ़त कर लिया, बस आप जाएँ और अपने कश्मीर के लोगों का, बल्कि एक दफ़ा उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आपने इस्लामाबाद में रावलपिंडी में आपने टिकट लेना है और आपने शेख रशीद का मुकाबला करना है। तब मैंने नुसरत जावेद साहब बड़ा उस वक्त अपनी पीक पे थे। मैंने 2013 के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। मैंने नुसरत साहब से पूछा, उन्होंने कहा मैं 2 जूतियाँ मारूंगा, तो मैं चुप कर रहा हूँ। मैं बड़ा सियासत का शौक चढ़ा हुआ, मैं चुप हो गया। लेकिन 2016 में 15 के एंड पे उन्होंने जब मुझे कहा कि आपको मेरे ख्याल में लोगों की खिदमत करनी चाहिए और मुस्लिम लीग में शामिल होना चाहिए, तो मैं ना इनकार नहीं कर सका। और मेरे जो मुर्शिद हैं सियासत में,
वो परवेज़ रशीद साहब हैं। तो मेरे मुर्शिद ने भी कहा कि नहीं, आपने ये रास्ते में जाना, निकलना है। तो हम फिर निकले। तो आज तक सियासत में, सहाफ़त में मैं ये समझता हूँ कि जो लोग चिमट के रहते हैं ना, उन लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ महदूद कर दी होती हैं। लोग कहते हैं कि अच्छा जी ये बस एक सीट है, बस इसके बाद मेरा बेटा ले, उसके बाद मेरा पोता ले, और हम जो है ना छोड़ने। आपने अपना एक अपने बेंचमार्क बनाना है पॉलिटिक्स में खिदमत का, वो अचीव कर लें। उसके बाद आपके भरा हुआ मेला छोड़ दें। आप कहें कि नहीं, आप किसी की सरपरस्ती कर लें, खुद सियासत करना या कोई चीज़ नहीं, आप उसकी पीक पे जाएं और उसके बाद छोड़ दें। मैंने एक प्रोफेशन किया, मैं यहाँ पढ़ता था, फिर मेरे ज़िंदगी में था कि मैं गरीब, मेरे बाप का लड़का था, लेकिन मेरा ख्वाब था कि मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े कॉलेज में पढ़ूँ। ठीक है, मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े कॉलेज में पढ़ा, फॉर्मेट क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर। फिर मेरा ख्वाब था मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर करूँ, मैंने वो भी किया। फिर मेरा ख्वाब था कि मैं सहाफ़त ज्वाइन करूँ और उसकी पीक पे जाऊँ, मैंने वो भी अचीव किया। फिर मेरा वहाँ से जब मुझे हुक्म हुआ तो मैंने कहा नहीं, मैं इलेक्शन है, मैं जाए डायरेक्ट इलेक्शन भी लड़ूँ, कोई अपना लोगों की खिदमत करूँ। मैं MLA भी बन गया। मैं 5 साल पहली कैबिनेट का वज़ीर था, आखिरी जब हमारी गवर्नमेंट ख़त्म हुई तब भी था। मैं आज पार्टी का एक 20 रुपये का एक कार को 20 रुपये लेके जो अपना वो बनाते हैं ना मेंबर, मैं 20 रुपये का मेंबर बन के पार्टी के अंदर शामिल हुआ। कोई बात नहीं, फिर पहले मियाँ साहब ने मुझे चीफ ऑर्गेनाइज़र बनाया, फिर मुझे सीनियर नायब सदर बनाया, जिस तरह मरीम को चीफ ऑर्गेनाइज़र बनाया और सीनियर नायब सदर बनाया। मैं ये समझता हूँ कि जो शफ़क़त मियाँ साहब ने बीबी मरीम, मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ के लिए किया, मेरे लिए भी उन्होंने ऐसा ही सोचा। जब आपने ज़िला बाग में कदम रखा, हल्का वस्ती बाग का इंतखाब किया, आपके सामने ज़िला बाग की बड़ी शख्सियत थी, कर्नल नसीम साहब मरहूम, राजा यासीन साहब, सरदार कमर खान साहब। तो आपका क्या एक प्लान था, क्या हिम्मत जस्तजू थी कि मैंने जितनी भी शख्सियात हैं इनसे आगे निकल जाना है? क्या आपको यकीन था? अल्लाह की करना नवाजी है जी। मैं आपको बताऊँ, ये सारे बड़े बड़े लोग हैं और बहुत मोहतरम हैं। बाकी हम असल में सियासत में ना लोगों की खिदमत का एतराफ़ नहीं करते। ये जितनी शख्सियात का नाम लिया ना आपने, कमर साहब हैं, कर्नल नसीब साहब हैं, राजा यासीन साहब हैं, राजा शबील साहब हैं, अब्दुलरशीद तरावी साहब हैं, इन सब लोगों ने अपनी अपनी, मैं वस्ती बाग की बात कर रहा हूँ, शर्की का मैं अपना जिक्र अभी नहीं कर रहा। इन सब लोगों ने अपने अपने तौर पे अपने अपने वक्त में लोगों की खिदमत की है। मेरे लिए ये कोई दुश्मन नहीं थे और ना दुश्मन है। ये मेरे जो है ना हरीफ नहीं है, ये मेरे सियासत में मेरे से सीनियर लोग हैं। और मैंने बहुत सारी बातें मसलन समझ लें सबीर साहब से सीखी, सब्र सीखा। मैं उनकी सारी कैंपेन में मैं शरीक रहा हूँ, मैं सारी अनाउंसमेंट मेरे ज़िम्मे होती थी। मैंने 85 में समझ लें कि अब्दुलरशीद चुगताई साहब से लेके आखिरी इलेक्शन 2006 का कर्नल नसीम का मैंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। ये सारे मेरे साथी और मेरे दोस्त हैं और मैं ये समझता हूँ कि मैंने सबसे सीखा है, लेकिन मैं किसी से मरगूब या मुतासर नहीं हुआ। ठीक है, यानी एहतराम सबका है लेकिन मुतासर नहीं हुआ। और मैं ये समझता हूँ कि मुझे ना किसी का खौफ है कि कोई है ना यहाँ बरादरियों के इलेक्शन बन जाते हैं बाज़ औक़ात सियासत। मैं ये समझता हूँ कि अगर आपके अंदर अल्लाह ने टैलेंट दिया और खुदा का साया, शफ़क़त का साया आपके सर पर है ना, तो ये तो सारे मुसलमान हैं ना। मुझे आप BJP के गढ़ में भेज दें ना, इंडिया में जहाँ 99% हिंदू रहते हो ना, और आप कहें कि वहाँ इलेक्शन लड़े तो मैं कूद जाऊँगा। मैं इतना रिस्क टेकर आदमी हूँ। मैं दुनिया के सबसे बड़े रिस्क में छलांग लगाने के लिए एक लम्हे के लिए नहीं सोचता। और मैं इतना बड़ा रिस्क टेकर हूँ कि मेरा रिस्क, मुझे इलेक्शन नज़र आ जाता है। जो इलेक्शन बनता हुआ ना, मैं शायद सियासी कारकुन इतना अच्छा ना हूँ क्योंकि मेरी ट्रेड यूनियनिस्ट हूँ, लेकिन सियासी तजिया निगार जो है ना, मैं ये समझता हूँ कि मुझे ये इलेक्शन, जिस तरह ये आप ये दरख्त देख रहे हैं ना सामने वाला, ये मुझे जिस तरह ये दरख्त आपको और मुझे एक जैसे नज़र आ रहे हैं ना, इस तरह मुझे इलेक्शन नज़र आ जाता है जब शुरू होता है। ये नहीं है कि आखिरी दिनों में शुरू हो जाता है जब इलेक्शन, मुझे ये लगता है कि इलेक्शन फार्मूला होता है, उस फार्मूले में आप फिट हो जाएं, इलेक्शन आपका बन जाता है। बाज़ औक़ात नहीं भी फिट होता है, कामयाबी नाकामी जो है ना ये चलती रहती है। ना कभी नाकामी से खौफज़दा हुए, ना खौफ पैदा हुआ, और ना कामयाबी पर इतराए कि जनाब बड़ी कोई हमने कोई तोप मारी, कोई ये आज़ाद कश्मीर की MLA शिप, ये मिनिस्टरशिप, ये हमने बहुत देखी है। बल्कि शेख मुजारी से लेके फारूक गारी से लेके मियाँ नवाज शरीफ, हमने बड़े बड़े लोगों को बहुत इस तरह देखा जैसे आप और मैं बैठे हुए हैं। तो इन सब के साथ दोस्तियाँ भी हैं, तल्लक भी है, वास्ता भी है।
तो वहाँ पर हम देखते हैं कि पाकिस्तान की ये सूरत हाल है। तो आप ये सोचें, ये बहुत छोटी सी महदूद सी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें बड़े हमारे सारे एहतराम काबिल एहतराम लोग रहते हैं। इसको लोग दुख मुझे उस वक्त होता है जब इसको आप बरादरी का इलेक्शन बना देते हैं, जब आप कहते हैं कि आप कारकर्दगी का इलेक्शन बनाएं। आप एक बात करें, मेरी ज़िया से भी और सारे, मैं कहता हूँ जब मुझे ज़िया मिलता है तो मैं बड़ा खुश, मैं उसको मिलता हूँ, उठ के वो नौजवान है प्यारा, उसको मैं गले से लगाता हूँ। फिर मुझे जुल्फ़कार मिलेगा, किसी तरह कर्नल साहब मिलेंगे। मैं समझता हूँ कि हल्का वस्ती बाग में ऐसा इलेक्शन हो जिस तरह यूरोप में इलेक्शन होते हैं कि कारकुन सारे उम्मीदवार जो है इकट्ठे एक ही कैंपेन में चलें, उधर एक ही वो, मैं कहता हूँ इस तरह के हमारे ट्रेडिशन बने कि एक ही हम सब का लोग इकट्ठे सब एक जगह पर, उनके झंडे भी हों, हमारे भी झंडे भी, दो ही बैठे, जो 3-4 उम्मीदवार हैं हम सबको सुने। वो कहें जी इसके ऊपर आप बात करें कि आपके पास क्या मंशूर है, सबको सुने और सब अपने पैगाम एक जैसा लें। तो मैं इस तरह यूरोपियन इलेक्शन की तरफ जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मसले एक जगह यहाँ पर ज़िया बैठा हो, यहाँ पर कर्नल साहब बैठे हों, और इधर जो है ना दरमियान में हम में किसी के अपना राजा नसार बैठा हो या जुल्फ़कार बैठा हो, तो हम सारे एक लोग कहेंगे यार ये देखो कोई किस तरह का इलेक्शन लड़ रहे हैं। इतने प्यार मोहब्बत से, कोई जंग थोड़ी है हमारी कि हमने जो है ना लोगों को फतह करना है या लोगों से फतह होना है, नहीं ऐसी बात नहीं है। ये बस एक अपना अच्छे तरीके से इलेक्शन में अच्छे माहौल में होने चाहिए। आपने जो एक बात कही कि मुझे हिंदुस्तान के किसी हल्के में भी छोड़ दिया जाए तो मैं घबराता नहीं हूँ, और आपकी इस बात से एक शेर मेरे जहन में है कि इरादे जिनके पुख्ता हूँ, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज़ मौजूद से वो घबराया नहीं करते। यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि जो शख्स अल्लाह और रसूल पर यकीन रखे और उसके अंदर जो काबिलियत होती है उसको बरूकार आते हुए वो अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा होता है, तो ना वो कभी ज़िंदगी में नाकाम हो, ऐसा हो नहीं सकता। मज़ीद गुफ्तगू जारी रहेगी इंशाल्लाह, सवाल जवाब होते रहेंगे, कुछ तल्ख सवाल, कुछ इनकी ज़िंदगी के हवाले से, और जो आज इनके इलेक्शन कैंपेन है उस हवाले से भी इंशाल्लाह हम आपको आगाह करेंगे। हमारे साथ रहिए। आप बहुत अजीज चुगताई साहब के ज़ेर तमाम राजा हाकिम दाद जंजुआ के घर नक्कर बनगरा में शमूलियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। वहां पहुंचने पे इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। वहां से फिर मल्लोड की तरफ रवाना हुए, जहां पे एक पंडाल सजाया गया था। 2016 का सर जब आपने इलेक्शन जीता और एक भारी अक्सरियत से आपने इलेक्शन जीता था, उसके बाद फिर 5 साल आपने हुकूमत में आप रहे। वो जो 5 साल का अरसा था, वो जो आपकी कारकर्दगी है जो दौरे हुकूमत में रही, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? कोई मेगा प्रोजेक्ट्स आपकी नज़र में जो आप समझते हैं कि ये आपके बड़े कारनामे? सर मैं ये समझता हूँ कि ये जो आज जब मैं जा रहा हूँ ना, एक एक गांव के अंदर जो मैंने निशानियां छोड़ी हैं, हम हल्के में जो लोग रहते हैं हमारे लिए मेगा प्रोजेक्ट्स यही होते हैं कि सड़क, ये नीचे आप देख रहे हैं नक्कर वालों के लिए सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट यही सड़क थी। आपने खुद सोचा बाग में हम जो कुछ कर रहे हैं या जो चीज़ अदारे बने, एमरजेंसी सर्विसेज पूरे आज़ाद कश्मीर में हमने दिए हैं, उसके अलावा लोगों को पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर आला दर्जे का आज़ाद कश्मीर को हमने दिया है। आप देखें कि आज़ाद कश्मीर के अंदर आप दाखिल होंगे, चाहे आप बिम्बर से दाखिल हों या आप नीलम से दाखिल हों, आपको ये लगेगा कि मेन रोड जो हैं ये सब अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने 5 साल दौरे इक़्तिदार में एक तो पूरे आज़ाद कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक मजबूत बुनियाद फराहम कर दी है। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट हमारा था। इसी तरह आज़ाद कश्मीर में बाग में भी जगह जगह के अंदर आज हम जा रहे हैं तो हमें जो पजीराई मिल रही है, लोग जिधर बातें करें ना, आप खुद भी चले जाएं, आप ये कैमरा लेके पब्लिक में चले जाएं बस्ती बाग में, हमारे 100 कोताही और 100 नाअहली होंगी, मैं नहीं कहता इस पर, लेकिन लोग ये कहेंगे आपको कि मुश्ताक बिनास ने यहाँ काम किया और लोगों को शऊर दिया कि 5 साल अगर आप ठीक तरीके से लोगों की खिदमत करें तो वो खिदमत कैसी होती है। तो मैं अपनी 5 साल की कारकर्दगी से मुतमईन हूँ, क्योंकि हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, हमारे लिंक्स नहीं थे, मेन रोड्स बनी हुई थी वो भी टूटी हुई रिकंडीशन होने वाली थी, वो भी बनाई हैं पहले, उसके बाद नए लिंक्स बनाए, नई पख्ता सड़कें दी हैं, नए जगहों तक रसाई दी है। आज मैं बिल्कुल आराम से ये गुवाहाटी चप्पल पहन के मैं इलेक्शन कैंपेन में हूँ, वरना 2016 में जो पहला इलेक्शन मैंने लड़ा था, उस इलेक्शन में तो मैं वो जॉगर्स पहन के आया था जो टूट गए थे।
मैं तो आज ये क्वार्टी चाहिए आपके सामने, या मेरा अगर कैमरा पता नहीं चल सकता मैं उतरूँ तो मेरे कैमरे के इसके पीछे ज़रूर मेरी क्वार्टी चप्पल लगाएं। मैं ये कोटी पहन के मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ और ये सहूलत मैंने सब उम्मीदवारों को दी है, तो सब मज़े से लड़ रहे हैं, बेहतरीन है, आवाम भी खुश हैं, हम भी खुश हैं। अब ये मोहल्लों में पहुँच गए जहाँ पे एक बड़ा इस्तकबाल इनका मुंतज़र है, आवाम की बड़ी तादाद मुंतज़र है, यहाँ पे आतिशबाजी और शदीद नारेबाजी हम देख रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ। मल्लोड पहुंचने पर इनका वालेहाना इस्तकबाल किया गया। एक बड़ा जलसा-ए-आम था जिसमें सदर मुस्लिम लीग नून शाह गुलाम कादर साहब और इनके साथ मुस्लिम लीग नून के दीगर कायदीन चौधरी अजीज साहब, डॉक्टर नजीब नक्की साहब, ताहिर अनवर साहब, नौरीन आरफ साहिबा और दीगर ने शिरकत की। जलसा-ए-आम से फारूक हुए तो मलोट से सलीम साहब के घर की तरफ रवाना हुए, जो तहरीक इंसाफ से मुस्तफी होकर मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए थे। इनके घर चाय का एहतमाम था। वहां से निकले तो सौतन कला की तरफ रवाना हुए, जहां पे एक बड़ा शमूलियती प्रोग्राम मुनक्कद किया गया था। सर, जब ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान हुआ उसके बाद आप स्लोली मैदान में उतरे, लेकिन जब उतरे कमाल उतरे। अभी सुनने में आया कि वफाक से भी कुछ लोग यहाँ पे आएंगे आपके कैंपेन चलाने। आज सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादर साहब भी आपके साथ थे। आपकी पोजीशन आपकी नज़दीक इस वक्त क्या है? देखिए जी, इलेक्शन होता है और इलेक्शन को कभी जो है ना वो उसको हल्का नहीं लेना चाहिए। अगर कोई भी संजीदा सियासी कारकुन है और उम्मीदवार है तो इलेक्शन जो है ना वो टफ़ इलेक्शन है, ऐसी बात नहीं, टफ़ इलेक्शन है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि जो कुछ हमारी मेहरबानियाँ या मेहनत, तो कुछ हमारे मुखालफिन की मेहरबानियों ने ना इस इलेक्शन में अल्लाह की तरफ से मुझ पर मेहरबानी कर दी है और बड़ी तादाद में लोग जो है वो राब्ते में, तो इंशाअल्लाह जो है ना मुझे बहुत अल्लाह के घर में उम्मीद है कि अच्छे नतीजे जाएंगे। क्योंकि अपने नाज़रीन को बताते चलें कि मुश्ताक अहमद मिनाज साहब की ज़िंदगी के मतलब दिलचस्प जो इनका सफ़र है उस बारे में भी हम बात कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है दिलचस्प मराहल में दाखिल हो चुकी है। ज़िमनी इलेक्शन को अब कुछ ही वक्त बाकी है और अभी जैसा कि ये कैंपेन कर रहे हैं, उस कैंपेन में हम इनके साथ भी हैं, अभी प्रॉपर उसकी कवरेज भी कर रहे हैं। तो साथ साथ उस हवाले से भी, इलेक्शन के हवाले से भी हम अपने नाज़रीन को आगाह करते रहेंगे। सर, ये बताएँ कि इस वक्त चूँकि 3 उम्मीदवार हमारे सामने हैं जिनका आपस में मुकाबला है, कर्नल ज़मीर साहब हैं, सरदार ज़ौहर कमर साहब हैं और राजा मुश्ताक अहमद मिनाज साहब हैं। अगर आपसे मैं पूछूं कि आपका मुकाबला इन दोनों में से किसके साथ है तो क्या कहेंगे? देखिए जी, मेरे ख्याल में ज़ियाउल कमर के साथ ही है, मुख्तसर, नो डाउट, मुख्तसर अगर आप कहें। मुख्तसर एक चीज़ सर जो मैंने जो बिहाइंड द कैमरा हम बात भी कर रहे थे कि जो आपकी शख्सियत में एक रवादारी है, एक भाईचारा है, आपकी बातों से प्यार जो लगता है, आप हमेशा मोहब्बत की बात करते हैं। और दूसरी तरफ ये जो पैगाम आप अपने जलसे जुलूसों में या घर घर जाके पहुंचाते हैं कि ब्रादरिज़म का खात्मा होना चाहिए, इस ब्रादरिज़म के गन से बाहर निकल के हम शौरी बुनियादों पर सियासत करें, इसी फार्मूले पे सरदार ज़ौहर कमर साहब भी चल रहे हैं। तो
क्या कहेंगे कि जैसे कि ज़िला बाग की आवाम स्पेशल हल्का वस्ती बाग इस गंदी बीमारी में मुब्तला है, इसको कैसे निकाला जाए? फिर क्या ये ज़ियाउल कमर साहब हैं, आप हैं, आप लोग मिल के आप लोगों में भाईचारा होगा तो यकीनन आपके कारकुनों में भी भाईचारा होगा, क्या समझते हैं? मेरी तो बहुत ज़्यादा, लेकिन ज़िया तो बड़ा मीठा इंसान है, बड़ा वज़ादार, बड़ा हंसमुख सा, मुझे तो सच्ची बात है पसंद है वो। और ठीक है, इलेक्शन हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, और ज़ियाउल कमर से तो किसी को भी शिकायत नहीं है, कोई इतनी, कोई अगर कोई शायद किसी को शिकायत होगी तो कमर साहब की यानी तर्ज सियासत से शिकायत हो सकती है, थोड़े से वो एग्रेसिव भी होते हैं, लेकिन अब उम्र के वो इस हिस्से में है कि वो हमारे बुज़ुर्ग हैं और बड़ा एहतराम है, और मैं सच्ची बात है उनको, मैं भी ज़ाती तौर पर मेरी उनकी तवील दोस्ती भी है, तो मैं ज़रा उस दोस्ती के एहतराम में कुछ कह भी नहीं सकता, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो नई नस्ल है और उसके अंदर जो है ना ये बरादरी के असरात कम होने चाहिए, लेकिन ये हमारे दोस्त देखें अमजद यूसुफ साहब, शायद वो कोई कमर साहब के साथ को पुराना सियासी बदला लेना चाह रहे थे, उन्होंने आके एक ऐसा बयानिया डेवलप किया कि मैं समझता हूँ कि उस बयानिए से कमर साहब की जो 30-35 साल सियासत उसको भी धचका लगा, और ज़ियाउल कमर अगर किसी वजह से हार गया तो मैं ये समझता हूँ कि वो अमजद यूसुफ की उस हिकमत अमली और उस बयानी की वजह से हारेगा, जो इसने शायद उनकी सपोर्ट में की हो, लेकिन वो नादान दोस्ती कर गया है। अपने नाज़रीन को हम बताते चलें कि एक बेहतरीन पैगाम यहाँ हमें देखने सुनने को मिला है। जैसा कि सरदार ज़ियाउल कमर साहब से हमने गुफ्तगू की, उन्होंने भी बरादरिज़्म के खात्मे की बात की, और राजा मुश्ताक अहमद मन्नान साहब जो कि इनकी सियासत का जो अव्वलीन मकसद वो है ही यही कि इस गन से बाहर निकल के हम शौरी बुनियाद पर सियासत करें, इन्होंने भी एक खूबसूरत पैगाम दिया अपने तमाम नौजवानों को। सर ये बताएँ कि क्योंकि आपकी ज़िंदगी की एक दिलचस्प दास्तान है, आप मानते नहीं हैं, आप तस्लीम नहीं करते हैं, आप कहते हैं मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन लोग आपको बहुत कुछ समझते हैं। साफत में आपने कदम रखा तो बेशुमार आपने कामयाबी हासिल की, सियासत में कदम रखा तो इस वक्त ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर बल्कि पाकिस्तान के ऐवानों तक आपका नाम गूंजता है। कहा जाता है कि बाहर के दुश्मनों से ज़्यादा आपको अंदर के दुश्मनों से ख़तरा होता है। जिस तरह आप मकबूलियत आपकी बढ़ रही है, जिस तरह आप सियासत में आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह जमात में आप आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि आने वाले वक्तों में जो आपकी जमात के अंदर मुखालफत है, एक वक्त आएगा ऐसा लगता है कि आप बहुत आगे जाएंगे, इस मुखालफत को सामने रखते हुए क्या कहेंगे? नहीं, मेरे नहीं ख्याल के सच्ची बात आपसे कहूँ कि कोई ऐसी मुखालफत वाली बात है। सियासी जमातों के अंदर आगे बढ़ने की रवायत होती है, और मुख्तलिफ जो शख्सियात के दरमियान एक जमात में होते भी कुछ छोटी मोटी जो है ना इख्तलाफ राय होता रहता है, ग्रोहबंदी भी होती रहती है। तो मेरा ख्याल है विद द पैसेज ऑफ टाइम, चूँकि ये लोग सब समझ चुके हैं कि हम मियां नवाज शरीफ के कारकुन हैं, और जब उनके कारकुन हैं तो फिर इधर यहाँ पर फिर क़यादत और लीडरशिप का जो है वो कोई बहरान नहीं है हमारे पास। हमारी जब लीडर मियां नवाज शरीफ है और मरीम नवाज़ है या शहबाज शरीफ साहब हैं, तो फिर यहाँ पर तो हम सारे कारकुनान हैं, जिसको जो भी ज़िम्मेदारी मिलेगी वो ज़िम्मेदारी वो निभाएगा। मैं सब अपने साथियों का एहतराम करता हूँ, सब बहुत सलाहियतों वाले, लेकिन मैं साथ साथ ये भी समझता हूँ कि जमात के अंदर हमारे सीजन पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन नए खून को भी इंडक्ट करने की ज़रूरत है, और इसलिए मैं यूथ की बात करता हूँ। मैं इसलिए चाहता हूँ कि 35 साल से कम उम्र जो हमारे नौजवान हैं उनको सियासत में आगे लाया जाए। मैं भी अपने हिसाब से मैं समझता हूँ, मैं 54 का हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें लोगों को 35 साल से 35 से बिलो जो है ना उसके ऊपर आइंदा आने वाला पूरी दुनिया में भी और पाकिस्तान में तकरीबन 65% ऐसे लोग हैं जो कि आप समझें कि यूथ बल्ज जिनको कहते हैं, वो पाकिस्तान की आबादी का टोटल यही 35 साल से नौजवान है, छोटे 13 से 35 साल की उम्र के। तो इनके लिए इनके बारे में सोचना पड़ेगा। सियासत भी इनके हवाले होगी, इकॉनमी भी इनके हवाले होगी, और मैं ये समझता हूँ कि माशरत भी और क़यादत भी इनके हवाले होगी, तब हम आगे बढ़ेंगे। आप ये देखें दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में बिल्कुल यंग प्राइम मिनिस्टर्स आ रहे हैं, और यंग बिलियनर्स 23, 24, 25, 26 साल के बिलियनर्स दुनिया में आ रहे हैं, नए स्टार्टअप्स उठा रहे हैं, कारोबार में नए लोग आ रहे हैं, खेलों में नए लोग आ रहे हैं, नए यानी हर तरफ से टेक्नोलॉजी का एक नया तूफ़ान है। तो इस सारे उसमें अगर हम यूथ को अगर हम कैटर कर गए और हमने ये समझा कि उसको हमने इस्तेमाल कर लिया पॉजिटिव मकासद में, पाकिस्तान का सियासी जमातों का और पाकिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में जमहूरियत का सफ़र कामयाबी से जो है ना तकमील को पहुँचेगा। सर आपने सहाफ़त के रंग भी देख लिए, सियासी मैदानों में भी आपने खेल लिया, अब क्या समझते हैं आपके बैसियत सहाफ़ी, बैसियत सियासतदान या बैसियत शख्स जो आपकी शख्सियत है, बैसियत इंसान, आपकी ज़िंदगी का कोई बड़ा मकसद हो जो आप हासिल करना चाहते हैं? मैं इस वक्त महसूस करता हूँ, मगर सियासत में
कोई स्पेस बड़ी नज़र नहीं आ रही, यानी घुटा घुटा सा माहौल है जो है ना ये पाकिस्तान में भी यहाँ पे ये यानी हम यानी जमहूरी मुल्क तो हैं, यानी जमहूरियत तो हमारे अंदर है लेकिन बड़ी कंट्रोल्ड सी जमहूरियत है। मेरी ख्वाहिश है कि कोई बिल्कुल ऐसा बग़ैर किसी की इंटरफेरेंस के यहाँ पर लोगों को छोड़ दिया जाए, लोग अच्छा बुरा फैसला करके इस मुल्क के लिए अच्छा बुरा कर लेंगे, बेहतर कर लेंगे। लेकिन दरमियान में जो गैर जमहूरी ताकतें हैं ना, उनको चाहिए कि इस मुल्क की बेहतरी के लिए सियासत को सियासतदानों के हवाले कर दें और उनको छोड़ दें और उनको ये कह दें कि आप जो भी आपका फैसला करना है लोगों ने करना है, किसी को ना रोकें, ना मियाँ साहब को रोकें, ना आप बीबी को शहीद करें, ना भुट्टो साहब को फांसी चढ़ाएं, ना किसी मियाँ साहब को उसकी फैमिली को जलावतन करें, ना इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है ये होना चाहिए। ये बिल्कुल नाकाबिल कबूल है, अजियतनाक है ये। तो मुझे खुश हम असल में पता है क्या प्रॉब्लम होती है, जब हमारे सियासत में हम चूँकि ग्रोहबंदी का शिकार है और तकसीम का माशरा है, हम हमारे नुसरत साहब कहते हैं कि अंधी मोहब्बत और अंधी नफ़रत में तकसीम का शिकार माशरा है ये, कि हम अंधी तक जिसके पैरोकार हैं ना अंधे हैं, जिसके मुखालिफ हैं अंधे दुश्मन हैं, हमें पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। जिस दिन हम इस अंधी नफ़रत और अंधी मोहब्बत से निकलेंगे ना, उस दिन हम समझ लें कि वो हमारी यानी इस जमहूरियत के लिए और मुल्क की तरक्की के लिए वो दिन बेहतर होगा। हमें जिस वक्त हमारा मुखालिफ परेशान हाल में होता है, हम तालियां बजाते हैं, खुश होते हैं, हम कहते हैं कि तबाह बर्बाद हो जाइए और अपने आप पे फिर उस वक्त बड़ा तकब्बर और गुरूर होता है। लेकिन जब हम ये भूल जाते हैं कि कभी आपने भी उसी अपने जब हमें देखे ना, जिस वक्त आज मैं खुश हूँ कि इमरान खान को जो है ना, उसको जो है ना वो उनके साथ इस वक्त बुरा सलूक हो रहा है। कल मियाँ साहब के साथ हो रहा था, तो हमें कितना गलत महसूस हो रहा था। अगर मैं इस वक्त तालियां बजाऊं कि भाई बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, तो मुझे नहीं मैं नहीं तालियां बजा सकता है। मेरा दिल नहीं मानता कि इतने बुरे हालात में या इस तरह से पार्टी या किसी लीडर को, चाहे उसकी जितनी भी गलतियां हों, आपका मकसद है कि मेरा मकसद है कि इतना स्पेस हो जाए। नहीं, निज़ाम को मैं क्या बदल सकता हूँ, मेरी क्या औकात है, लेकिन इतनी स्पेस होनी चाहिए कि हम लोगों की और मुखालिफ की खुशी में शरीक हो सकें और अब किसी के गम में भी हम शरीक हो सकें। बाकी जो एज ए कश्मीरी अगर आप मुझसे पूछें कि आपका मकसद क्या है, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे कश्मीर का मसला हल हो, लेकिन आज़ाद कश्मीर की जो पॉलिटिक्स है ना, इसमें मसला कश्मीर के लिए कोई बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। हमारा रोल एज ए कश्मीरी, एज ए कश्मीर की एज ए के गवर्नमेंट, इसको मुतय्यन कर दिया गया है। हमें पाकिस्तान कहता है कि अब मैं आपके वकील भी हूँ, सियासी, सफारती और अखलाकी जो है ना सपोर्ट करेंगे। अब फारूक साहब से जब हम बात करते थे तो एक बात मुझे उनकी बड़ी अच्छी लगी कि वो ये कहते हैं, दुनिया में मैं भी घूम फिर के आए हूँ पूरी दुनिया में, लोग पाकिस्तान और इंडिया को कश्मीर के हवाले से सुनना ही नहीं चाहते। लोग इस मसले को उसके असल फरीकों से सुनना चाहते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के जो इंटेलिजेंसिया है, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, जो हमारे दानिश्वर हैं, उनको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए दुनिया में, चाहे जेनेवा में हो, चाहे अमेरिका में हो, यूएन में हो, कोई ऐसा कि हम मिल बैठ के दुनिया में सुने कि हमारा मसला क्या है। हमारा मसला ज़मीन के कब्ज़े का मसला नहीं है, ये कश्मीरियों की यानी करोड़ों कश्मीरियों की यानी उनकी सियासी उमंगों का मसला है कि वो चाहते क्या है, और जो वो चाहें उसके ऊपर दुनिया को जो है ना आवाज़ वो करेंगे भी। आम पढ़े लिखा तबका दुनिया का, मैं ट्विटर को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, मुझे लगता है कि दुनिया में जो कहीं ह्यूमन राइट्स का मसला हो उसको लोग दुनिया में देखते हैं। और कश्मीर में बदकिस्मती से चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो, एज ए फॉरेन ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कश्मीरियों को के मसले को यानी हक खुद इरादियत का मसला करार देने में कामयाब नहीं हुई। और ना ही हम जो यूएन के अंदर, इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर हम जो ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस हो रही हैं, इसको हम प्रॉपर जो है ना हम उस वहाँ पर प्रेजेंट नहीं कर सके, जिसकी वजह से इतनी हलाकतें हो रही हैं, तशद्दुद हो रहा है, जुल्म हो रहा है, विधवाएँ हो रही हैं, यानी ख़वातीन बेवाएँ हो रही हैं, लेकिन दुनिया को नहीं मालूम कि वहाँ पर क्या हो रहा है। और देखिए G20 में आप देखिए सबसे जुल्म की बात ये देखें कि G20 की जो यानी टूरिज़म की कॉन्फ्रेंस है वो श्रीनगर में हो रही है। दुनिया को लगेगा सब अच्छा है, कश्मीरी जो है ना खुश हैं भारत के साथ, ऐसा पेट्रोल कर। यानी आप देखें एक तरफ हज़ारों ख़वातीन आज भी गुमशुदा उनके
किसी का खामद गुमशुदा, किसी का बेटा गुमशुदा है, उनको मार दिया गया, पता भी नहीं है, वो जिंदा बेवाएँ हैं, मतलब उनको उनके खामद जिंदा है लेकिन उनको पता नहीं है, 20-20 साल 10-10 साल हो गए। लेकिन जिस वक्त G20 के जो डेलीगेट्स हैं जब वो दुनिया में वापस जाएंगे उनको लगेगा कश्मीर तो बदल गया है, कश्मीर तो इंडिया के साथ खुश है, कश्मीरी खुश है, लेकिन ऐसा है नहीं, ये हमारी कमज़ोरी है। यानी कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद रियासत ये कश्मीर मकसद उसकी उसकी आज़ादी है, ये तो एक हर कश्मीरी का है। सर सरदार कमर खान साहब ने 2011 के बाद वुमेन यूनिवर्सिटी दी, जो कि रियासत का एक बड़ा काम है, और जब आपने सियासत में कदम रखा तो आपने ये ऐलान करवाया मियां नवाज शरीफ साहब से कि आप दिल के अस्पताल का यहाँ पे दिल का अस्पताल बनाएंगे। उसके बाद ये चर्चे होने लगे कि अगर मुश्ताक में मुनासिब दिल का अस्पताल बना लेते हैं तो यकीन वुमेन यूनिवर्सिटी के लेवल का ये एक इदारा होगा और आप ये भी एक तारीखी काम होगा, आप तारीख का हिस्सा बन जाएंगे। कहीं ये काम होते होते रुक गया और आप तारीख का हिस्सा बनते और आपका इदारा तारीख का हिस्सा बनते बनते रह गया, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, कोई दुनिया का काम जो है ना हरफ आखिर तो नहीं है, कोई डेडलाइन तो नहीं होगी ना दुनिया में। कमर जमान ने वुमेन यूनिवर्सिटी जो है वो मेरे ख्याल में उसने 62 साल के बाद बनाई, ऐसा ही तो मैं तो अभी 55 साल का हूँ। अगर मुझे अल्लाह ने ज़िंदगी दी, मेरी ज़िंदगी में मैं इसको बना लूँगा, मेरी ख्वाहिश है, मेरे लीडर ने वादा किया हम उसको बनाएंगे। तो कोई हरफ आखिर नहीं होती, कहीं दुनिया डेडलाइन हो के ख़त्म नहीं हो जाती, सियासत भी चलती रहती है, ज़िंदगी भी चलती रहती है, ममलिकत के कारोबार चलते हैं, आज नहीं हो तो कल, आज आखिरी दिन नहीं है, ऐसा ही है। कल एक नया दिन होगा, एक नया सूरज होगा, कल एक नया वलवला होगा, एक नया ख्वाब होगा, एक नई हकीकत हमारे सामने होगी। तो कोई ऐसा नहीं है कि अंधेरे ख़त्म, यानी लंबी रात हो गई है, अब को ख्वाब है, लेकिन ख्वाब देखने भी चाहिए और उसकी ताबीर के जो है ना वो कोशिशें भी करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, जैसा कि आने वाले वक्त में जैसा कि टेक्नोलॉजी मुतारफ़ हो रही है पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों पे भी आएगी, हम यहाँ दिल का अस्पताल भी देखेंगे, यहाँ यूनिवर्सिटीज़ भी देखेंगे, और आप लोगों की बदौलत ही हम ये देखेंगे, और ये इंशाल्लाह सबकी दुआएं कि हम ये ऐसा दौर देखें। तो अपने नाज़रीन को मज़ीद बताते चलें कि एक जानदार कंपेन में इस वक्त मसरूफ़ हैं अलगा बस्ती बाग में। नक्कर लोअर बंगरा से इन्होंने आगाज़ किया, फिर वहाँ से होते हुए मलोड में एक बड़ा प्रोग्राम था जिसमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। अभी यहाँ से आगे सुदन गला जा रहे हैं, गला मलोड जिसको कहते हैं, लेकिन आप सुदन गला कहते हैं, सुदन गला जा रहे हैं अभी। तो इंशाल्लाह इनकी कंपेन भी हम आपको दिखाते रहेंगे, इनकी ज़िंदगी के हवाले से जो करंट जो सियासी सूरत इस हवाले से भी आपको आगाह करते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। इसके बाद सदन कला से चिट्टापड़ मल्लोट राजा नजीर साहब के घर की तरफ रवाना हुए। वहाँ भी एक शमूलियती प्रोग्राम रखा गया था। वहाँ पहुँचने पे दर्जनों अफराद दीगर जमातों से मुस्तफी होकर इनके काफिले का हिस्सा बने और कारकुनों ने स्टेशन जीत कर इनको तोहफे में देने का अज़म किया। उसके बाद आबद अजीज चुगताई साहब के घर की तरफ रवाना हुए, जहां पर दर्जनों अफराद दीगर जमातों से मुस्तफी होकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बने।
रात को 11 बजे बाग शहर की तरफ रवाना हुए। बाग शहर मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन ऑफिस में दर्जनों अफराद इनके इंतजार में थे, जो दीगर जमातों से मुस्तफी होकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और राजा मुश्ताक अहमद मिनाज साहब के काफिले का हिस्सा बनने के ख्वाहिशमंद थे। अपने नाज़रीन को हम बताते चलें कि ये जो सियासतदान होते हैं, इनकी ज़िंदगी जितनी आसान लग रही होती है कि अय्याशियाँ करते हैं जी, असम्बली में जी बड़े बड़े बंगले होते हैं, इनके पास गाड़ियाँ होती हैं, जितनी ज़िंदगी इनकी आसान होती है उतनी होती नहीं है। हम सुबह इनके साथ सुबह हम निकले थे तो अभी रात के तकरीबन 12 बजने वाले हैं और अभी तक ये इलेक्शन कंपनी में मसरूफ़ हैं। ना सिर्फ इलेक्शन के दौरानिए में इनकी ये मसरूफियात होती हैं, इलेक्शन के बाद आप देखें असम्बली के अंदर मामला जो होते हैं, आप लोगों के लिए एक दूसरे से जो जंग करते हैं, ठीक है, उसके अलावा फिर हलकों में जो इनके दौरे होते हैं, शादी ब्याह में और ताज़ियतों में ना जाएँ तो कारकुन नाराज़ हो जाता है। उसके बाद फिर पाकिस्तान के अंदर जो आला क़यादत होती है, उनके साथ जो उनके मामला होते हैं, जो मीटिंग्स होती हैं, जो प्रोग्राम होते हैं, तो यकीनन मुश्किल लम्हात होते हैं और मुश्किल ज़िंदगी होती है इन सियासतदानों की, और जितनी हमें नज़र आ रही होती है ऐसी होती नहीं है। सर, ये जो आप लोगों की ज़िंदगी है, जैसे कि आज हमने महसूस किया कि बहुत मुश्किल मराइल से आप गुजरते हैं, अपनी सियासी ज़िंदगी को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ये एक थ्रिलिंग जॉब है। इसमें ज़ाहिर है आराम जो है ना वो आप इतना कर नहीं सकते, लेकिन बाज़ औक़ात फिर आपको लंबा वक्फा भी, तो जब आप अपोजिशन में चले जाते हैं, मेरे ख्याल में उस वक्त शायद अल्लाह की तरफ से भी ये है कि आपके यानी मसरूफियत और आपकी एक्टिविटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप जितनी आपकी उम्र बढ़ती है इसमें आप फिर आपको पता बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, तो थोड़ा सा अपोजिशन में वक्फा मिल जाता है आराम का। लेकिन जब आप गवर्नमेंट में हो तो फिर बहुत भागम भाग और भागम दौड़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, इधर जाना उधर जाना, मुश्किल काम है। लेकिन इसके बगैर जो इसको कहते हैं ना कि जब आप अपने आप को वक्फ करते हैं, ये कोई आपको कोई इन्विटेशन दे के कोई नहीं सियासत में बुलाता कि आप लोग ख़त लिख के आपको बुलाएं कि जनाब आप आ जाएं आके सियासत करें। ये रज़ाकाराना तौर पर आपको अपने आप को पेश करना पड़ता है। आपको सियासत में खुद आके सियासी कारकुन बनना और आप एक आरामदेह ज़िंदगी छोड़ के आप इस टफ ज़िंदगी का इंतखाब खुद करते हैं। तो जब वो कहते हैं कि जब उसको यहाँ पगड़ी उछलती है, इसे मैखाना कहते हैं, तो जब आप मैखाने में आ गए हैं तो फिर इस चीज़ का क्या ख्याल कि कितने बजे आना है कितने बजे जाना है, आपकी अब ज़िंदगी आपकी नहीं रहती। जब जिसको इसीलिए कहते हैं ना जी पब्लिक ऑफिस होल्डर, जब आप अवामी नुमाइंदे हैं तो फिर अवामी नुमाइंदे की तो अपनी ज़ाती ज़िंदगी बहुत थोड़ी, यानी बहुत प्राइवेट लाइफ, घरेलू लाइफ आपकी, उसका जो कंपोनेंट छोटा रह जाता है। फिर आप लोगों की मलकियत है, फिर आपकी वो प्राइवेसी नहीं रहती। तो चलते हैं जी इसी तरह सारे सब करते हैं, तो फिर ज़रा वो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, फिर जब घुंघरू बांध के आएँ तो फिर नाचेंगे जी, जगह मिलेगी जिधर। सर, सहाफ़त का और सियासत का चोली दामन का साथ रहता है। आपने सहाफ़त की, वो भी एक अवामी काम था, आवाम की खिलाफ बहबूद के लिए आपका एक पैगाम जाया करता था, और सियासत में आप यहाँ पे ग्राउंड पे आवाम के लिए, उनकी खिदमत के लिए आप दिन रात एक करते हैं। दोनों प्लेटफार्म पे आपने जानदार काम किया, ज़्यादा मज़ा किस में था? सहाफ़त का अपना मज़ा है और सियासत की अपनी ज़िम्मेदारी हैं। सहाफ़त में आपकी टोर शोर ज़्यादा, देखें ना, बंदा चाहता है अपने आप को बड़ा VIP तस्वर करता है। आप बड़ी बड़ी महफिलों में जाते हैं, मीटिंग्स में जाते हैं, कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, लोगों से मिलने का फिर आपका जो सर्कल है बहुत हाई हो जाता है। बड़े बड़े सियासतदानों से आपकी दोस्तियाँ हो जाती हैं, ताल्लुक़ होता है ज़ाती, आपका इंटेलेक्ट को देख के आप मुख्तलिफ़ जगहों पे अपने आप को वाबस्ता कर लेते हैं, तो उसके तो अपने तकाज़े हैं। लेकिन जो सियासत है इसका ये है कि इसमें एक सेटिस्फेक्शन ये हो जाती है कि जब हम देखते हैं ना कि बिल्कुल ही एक पसमानदा इलाका है, आप वहाँ पर कोई सड़क दे रहे हैं, कोई उनके लिए कोई कानून साजी कर रहे हैं, कोई अच्छी बात कर रहे हैं, कोई बेहतर मैसेज डिलीवर कर रहे हैं, तो आपको सियासत में भी लोग जब आपको सराहते हैं तो ये भी एक, यानी लोग जब आपको जिताते हैं, आप देखें ना, मैंने तो किसी को कुछ एक पैसा नहीं मैं देता हूँ ना, मैं किसी को जो है ना, ये लोग तो कई लोग, ये मेरी जो गाड़ियाँ चल रही हैं इसमें से 6 या 5-6 गाड़ियों में मैं सिर्फ डीजल देता हूँ, यानी मैं जो मिल आया हूँ मेरे पास है, बाकी सब अपने, ये मेरे साथी, ये मेरे सारे कारकुन ये बैठे हैं, खाना भी खिलाते हैं, रोटी भी खिलाते हैं, इंतज़ार भी करते हैं, स्टेज भी लगाते हैं, कुर्सी भी लगाते हैं, किस लिए? एहतराम देते हैं ना। तो ये एहतराम आपको सियासत के बगैर किसी जगह पर आपको मैसर नहीं है कि लोग आपके लिए जान देने के लिए आपके लिए लड़ते हैं, लोगों से आपकी दफ़ा करते हैं, आपकी कोताहियों पे पर्दे डालते हैं, आपकी छोटी बात को हाईलाइट करते हैं। तो ऐसे साथी जो है ना आपको सियासत के अलावा कहीं अवेलेबल नहीं है, ऐसे बंदे ही नहीं आपको अवेलेबल। तो ये सियासत का ये मज़ा है
जिसमें आप ये महसूस करते हैं कि आपका पैगाम पहुंच रहा है और रिसीविंग एंड पे जो बंदा रिसीवर है वो आपका कैच करके आगे फैला रहा है, तो इसका अपना मज़ा है। सर जब आप सहाफ़त किया करते थे तो मेरी तरफ बहुत सारे नौजवान आपको सुना करते थे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी आपके साथ बैठूंगा, आपका इंटरव्यू करूंगा। कॉलेज लाइफ में जब मैं स्टडी कर रहा था तो आज अल्लाह ने मौका दिया कि मैं आपके पास बैठा हूँ और आपकी ज़िंदगी के हवाले से ये गुफ्तगू कर रहा हूँ। सर हिंदुस्तान G20 कॉन्फ्रेंस करवाने जा रहे हैं, पूरी दुनिया की नज़र उस कॉन्फ्रेंस पे है। अब दूसरी तरफ ज़िला बाग के अंदर 23 मई को आज़ाद कश्मीर का जो जलसा होना था वो बाग के अंदर हुआ, चेयरमैन बिलावल साहब ने किया। इन दोनों चीज़ों को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए जी, वो तो वहाँ पर तो बिलावल साहब ने जो अच्छी बात, वो एक तो कश्मीरी क़यादत खुद से मिले, मुज़फ़्फ़राबाद में अच्छा एक इवेंट था। बाग में तो वो इंतखाबी जलसे के लिए आए थे, तो यहाँ पर वो बस यहाँ बैठ के बाग यानी आपने जलसा ही करना था। तो ये कोई इसमें बाई इलेक्शन हो रहे हों उसमें आप आएँ और आप पूरी अपनी टीम को मोबिलाइज़ करके आएँ। बाग कौन सा जो है ना कोई अपना श्रीनगर के पिछवाड़े में है कि आप यहाँ से उनको ललकार रहे हैं। आप चिकोठी जाएं, वहाँ जलसा करें, सामने वो आप केरन जाएं, सामने मकबूजा कश्मीर है, वहाँ तक आपकी आवाज़ भी जाएगी। भाग की आवाज़ तो वो मुझे सुनाने, मुझे ललकारने के लिए या मुस्लिम लीग को या अपने उम्मीदवार को जितवाने के लिए आए थे। तो एक एफर्ट है, चलें ठीक है, ये भी सियासतदान हुनरमंदी से अपना पैगाम पहुँचा देते हैं। उन्होंने यहाँ पर कोई सियासी बात उस तरह से नहीं की, लेकिन जाते जाते कहा कि ये मेरा उम्मीदवार है, इसका भी ख्याल रखना। तो असल मुताला यही था कि इसका ख्याल रखना है। बाकी इंडिया का ख्याल जो है ना वो पता नहीं वो रखेंगे या नहीं रखेंगे। G20 पे आके उन्होंने बयान किया, अच्छी बातें उनकी अच्छी थी। हमारी गवर्नमेंट में चूँकि हमारी पार्टी का प्राइम मिनिस्टर है और वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो उनके बारे में कोई ज़्यादा। और G20 कॉन्फ्रेंस के हवाले से क्या कहेंगे? हिंदुस्तान क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? देखो, हिंदुस्तान तो ये बताना चाहता है कि कश्मीर में सब अच्छा है और लोग उसकी बात को सुन रहे हैं। अब लोगों के दुनिया के अपने मसाइल हैं, अपने मफादात हैं, लोग कमर्शियल हो चुके हैं, मुल्क भी कमर्शियल हो चुके हैं। एक हम कहते हैं कि चाइना ने अच्छी बात की है, उसने बाइकआउट किया है, वो हमारी वजह से नहीं किया। चाइना का अपना कश्मीर पे क्लेम है, वो अपने हिसाब से करता है। हम ऐसे कहते हैं कि जी वो है, और कोई मुल्क आपके लिए आवाज़ नहीं उठाएगा। आपको अपनी आवाज़ खुद उठानी पड़ेगी और आपको अपनी आवाज़ के लिए अपनी जो ज़ुबान वो कश्मीरियों को देनी पड़ेगी, क्योंकि कश्मीरियों की ज़ुबान से जो कुछ अदा होगा दुनिया थोड़ा बहुत उसको सुन लेगी। इंडिया पाकिस्तान को कोई नहीं सुनता, लेकिन इंडिया चूँकि एक बड़ी इकनॉमिक पावर है, इंडिया के साथ ज़्यादा मुल्कों के मफादात वाबस्ते हैं, लिहाजा वो गलत बात भी करेगा कश्मीर के ऊपर तो उसको इग्नोर करेगा। अब इस आज़ाद कश्मीर की बात करें या जिला बाग की बात करें, सियासत में आने से पहले किससे आप मुतासर थे? किसी से आज़ाद कश्मीर में किसी को नहीं मानते? कुछ नहीं, क्या किसको माने? आपकी अपनी एक सोच है, एक विजन है? कुछ भी है ना, सारा से सब टाइम पास है, कुछ भी है। मुझे किसी ने एक KH खुर्शीद साहब की शराफत ने मुझे मुतासर किया है। वो एक सच्चा आदमी था, दयानतदार आदमी था। बस तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए सर, अगर आज़ाद कश्मीर के अंदर किसी ने काम किया है तो किसने किया है आपकी नज़र में? किसी ने, किसी से मुतमईन नहीं है आप? ही नहीं किए, नहीं किसी ने, क्या किस ये तो है सर कि तहरीक आज़ादी कश्मीर को लेके जो आपके जज्बात हैं, इन फ्यूचर क्या समझते हैं आपको कि क्या नौजवानों की एक टीम तैयार कर लेंगे आप? नहीं, देखिए पॉलिटिकल स्ट्रगल जो है ना वो बड़ी तवील होती है, और कश्मीरियों मिलिटेंसी में आप वक्ती आपको मकासद हासिल हो जाते हैं, लेकिन मिलिटेंसी नस्लों को तबाह कर देती है। फिर अगर आप तैयार हो जाएं, कश्मीरियों ने अपनी 4 नस्लें मिलिटेंसी में तबाह कर दी हैं। मैं अब सजेस्ट नहीं कर सकता कि आप बंदूक पकड़ें। सियासी जदोजहद इंशाल्लाह मुझे पता है किसी न किसी तो रंग लाएगी। सियासी जदोजहद की तरफ जाना है हमें कश्मीर में, इधर भी लोगों को, लेकिन हमारा कोई इतना रोल नहीं है। मैं आपको बताऊँ ना, इधर क्या हम कश्मीर के लिए क्या करते हैं, ये जो जितनी भी सियासत है उसमें कितना % जो है ना हम कश्मीर के लिए कोई अपना हमारा कोई काम है? कुछ काम नहीं है। हम तो तकर्रियों के लिए, सड़कों के लिए, छोटे मोटे टंकी नाली की सियासत कर रहे हैं। तो ये सियासत है, ये इसमें कश्मीर किधर से आ गए? ऐसे ड्रामे करते हैं हम जो है ना, सारे ही करते हैं। किसी ने तो इब्तिदा करनी है सर, सारे करते हैं जो है ना, ये करते, लेकिन कोई नहीं करते। जब तक कश्मीर को, मैं ये समझता हूँ कि कश्मीर को, आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट को एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट तसव्वुर करके इसके किसी रोल को मुतय्यन ना किया जाए, ये तो एक डे टू डे अफेयर्स हम चला रहे हैं। मसला मुझे बस जैसे बिजली का बिल दिया, सरकारी दफ्तर हो गए, किसी ने डोमिसाइल बना दिया, नाली पक्की कर दी है, इसमें कोई
इस गवर्नमेंट के अंदर और सियासत के अंदर कश्मीर के लिए कोई बहुत बड़ी स्पेस नहीं है, कश्मीर की आज़ादी के लिए। सर अच्छा लगा हमें आपसे ये कश्मीर इशू पे कम से कम जो आपका मौक़िफ़ है कि जिस तरह हम जब ये सवाल करते हैं मुख्तलिफ सियासी शख्सियात से तो जवाब मिलते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये होगा, वो होगा। आपने टू द पॉइंट बता दिया कि ऐसे नहीं होगा जी, कुछ जी ऐसे ही है। तो सियासत में आपकी मंजिल क्या है सर? मेरी सर के मेरे से कोई अच्छा काम हो जाए जो अभी तक नहीं हुआ। कि अभी तक आप मुतमईन नहीं अपनी क्या मैंने क्या तीर मारा है मुतमईन? चलो ये काम जो मैंने किए हैं, ये मक्खी पे मक्खी मारी है, ये सारे करते मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। यानी कि आपकी मंजिल अभी नहीं बड़ी है और अभी आप उस तक पहुंचना चाहते हैं। मैंने किया ही कुछ नहीं है जी। मैं तो अभी इब्तदाई तालिब इल्म हूँ, अभी बिल्कुल सीख रहा हूँ, कुछ करने की जस्तजू है, कुछ भी नहीं किया। करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने अगर मुतमईन है आप। मुतमईन करेंगे। बाग शहर मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन ऑफिस पहुंचे तो दर्जनों अफराद राजा मुश्ताक अहमद मनाज साहब के काफिले का हिस्सा बने। सर आज सारा दिन हम आपके साथ रहे, जिस तरह हमने देखा कि लोग बड़ी तादाद में लोग आपके साथ शामिल हो रहे थे। आपने बंगरा से आगाज़ किया, सुदनगला से होते हुए मालोर से होते हुए आप अभी अपने इलेक्शन ऑफिस में, और यहाँ पे रात के 12 बजे एक बड़ी तादाद में लोग दर्जनों के साथ यहाँ पे लोग जमा थे, लोग आपके साथ शामिल हुए। यकीनन बड़ी उम्मीद होगी उनको आपसे और पहले से ज़्यादा होंगी। इस बार सर क्या इक़दाम होगी ज़िला बाग की बेहतरी के लिए? और जी जो लोग हैं जो बड़ी उम्मीदें लेके आपके पास आए और आप भी ज़रा वादे भी करते हैं, दावे भी करते हैं, क्या इक़दाम होगी? देखिए जी, हमारी हिकमत अमली तो बड़ी सादा है। हमने कोई पहली दफ़ा यानी ये काम नहीं कर रहा। ये इन लोगों को, हमारे भाइयों को इसीलिए हमसे तवक्कुआत हैं कि इन्होंने पीपल्स पार्टी के 11 से 16 तक का भी दौर अपनी आंखों से देखा, फिर हमारी जो खिदमत का दौर था वो भी इन्होंने अपनी आंखों से देखा 2016 से 21 तक, और फिर पिछले 2 साल भी इन्होंने देखे। तो अब मुआवजा लोगों के पास है। ये आप ये ना कि ये टेकन फॉर ग्रांटेड के लिए लोग आजकल तो उम्मीदवार लोगों के पीछे भागता है कि जी खुदा के लिए लोग, बल्कि वो कहता है लोगों को पैसे दे के वहाँ बैठाया जाता है कि जनाब आप बैठें, वो उम्मीदवार साहब अपनी कैंपेन के लिए आ रहे हैं। तो आप खुद देखें, आप तो पूरा दिन हमारे साथ रहें, लोग रात गए तक इंतज़ार कर रहे होते हैं। यहाँ आप देखें कि ये शायद इस वक्त 12 बजे से बढ़ के 12:30 बजे आके यहाँ बैठे हुए हैं और शामिल होने के लिए। तो लोगों के पास मुझे ये समझ आई है कि मुआवजा करने के बाद बैलेट पेपर के ऊपर एक चॉइस आ गई है, एक उनको एक उम्मीद आ गई है कि नहीं भाई जैसा भी है। हालांकि ये जो गवर्नमेंट है ये मुस्लिम लीग उसमें बहुत छोटी सी स्टेक होल्डर है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारा इसलिए रोल ज़्यादा है कि फेडरल गवर्नमेंट हमारी है, हमारा प्राइम मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर हमारा है, हमारे मामलात फ़ंड्स के हवाले से हैं। हमने लोगों को यहाँ तालीम, रोज़गार, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हमने पैसे लाने हैं। तो इसलिए हमारा किरदार बाकी जो कंपोनेंट्स हैं अपना इस गवर्नमेंट के, जिसमें पीपल्स पार्टी है, जिसमें एक पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक है, उससे ज़्यादा अहम है। तो लोगों की हमसे उम्मीदें वाबस्ता हैं और इंशाअल्लाह जो भी हमारे वसाइल होंगे, एक तो वसाइल को बढ़ाएंगे, खिदमत के उस जज्बे को बढ़ाएंगे, और दूसरा हम लोगों को ये उम्मीद दिलाने में कामयाब हो गए कि आप, हमारा जो काम करने का स्टाइल है वो ये है, हम ना लोगों को चक्कर लगवाते हैं, ना लोगों को वफूद पेश करते हैं। हम तो, हमें खुद पता है कि किस जगह पर क्या काम करना है, हमें किसी स्पासनामे की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी वस्ती बाग के किसी हलके के किसी महल्ले रकबे में हमें ये बताने की ज़रूरत है कि हमारा मुतालबा क्या है। ये इधर दिमाग में स्कैन हुआ है। हमने सिर्फ एक नज़र हमने डाल ली है, हमने देखा कि भाई कोई चीज़ें, जो चीज़ें जहाँ छोड़ के गए थे वहाँ पर ही है, तो हमने उस तरक्की की रफ्तार को बढ़ाना है। लोगों को हमसे उम्मीदें, और ये भी अल्लाह ताला का बड़ा करम है। हज़रत अली करमुल्लाह वजह का कौल है कि जो लोगों की उम्मीदें अगर आपसे वाबस्ता है, इससे मतलब है कि अल्लाह ताला आपसे वो काम लेना चाहते हो। खुशकिस्मत हैं आप कि आपसे लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हों। तो ये जो नौजवान हैं, यकीन ये पहले मायूस नहीं हुए थे, वो हसीन ख्वाब दिखाए गए थे, उन हसीन ख्वाबों के जैसे पीटीआई ने दिखाए। तो मेरे ख्याल में अब लोगों को रियलाइज़ हो गया कि उनसे गलती हो गई है, और अल्लाह ताला ने भी इस हल्का बस्ती बाग में यानी अगर लोगों को एक मौका दिया है कि 1-2 साल के बाद हम खुद नहीं, मैं खुद आपको बताऊं, मैंने तकरीर में भी कहा कि जिस तरह तनवीर इलियास साहब को भेजा गया, मुझे दुख हुआ है उसका। सियासी नुमाइंदे को और वज़ीर आज़म को भेजने का ये तरीका नहीं है।
वो तरीका वो इलेक्शन का तरीका है। हम इलेक्शन के तरीके में लोगों का मुकाबला करना चाहते हैं जिसमें भेजा जाए। ये अदालत के लिए भी एक तकलीफ अमल होगा। बतौर सियासी कारकुन हमें भी इससे रंजिश हुई है, हमारे दिल में हमारी दिल शिकनी हुई है इससे। हम डिस्करेज हुए हैं इस अदालत के इस फैसले से। लेकिन अगर जो हमारे मुखालिफ हैं उनने यानी खाम एक जो है ना जिसको कहते हैं अदलिया के साथ एक तसादम की एक फ़ज़ा पैदा की, नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन इसके बावजूद हम ये कहते हैं कि लोगों ने 2 साल के बाद ये जो एक उनको मौका मिल रहा है तो लोग दुरुस्त फैसला करेंगे। जो भी फैसला होगा 8 जून को हमें वो कबूल होगा। आखिर में सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज हमें कीमती वक्त दिया, सारा दिन हम आपके साथ रहे। आखिर में हमारे चैनल की वसादत से किसी भी हवाले से या इलेक्शन 2000 जो ज़िमनी इलेक्शन आ रहे हैं 8 जून 2023 इस हवाले से अगर कोई पैगाम देना चाहें। कोई पैगाम नहीं है जी। देखें लोगों ने सबको देख लिया, लोग अपना वस्ती बाग के लोग अपना फ़ैसला करें। मैं तो इसलिए सियासत में हूँ कि लोगों के पास बैलेट पेपर के ऊपर एक चॉइस हो, बस इससे ज़्यादा मेरा काम नहीं है, बाकी काम लोगों का। शुक्रिया आपका बहुत। बाशहर अपने इलेक्शन ऑफिस से हमें रुखसत किया और वॉइस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टीवी की टीम का शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम के मतलब कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर किसी नए प्रोग्राम, नई रिपोर्ट, नई डॉक्यूमेंट्री लेके आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक कैमरामैन जीशान अजीज और फैजान मेनाज के साथ साजिद मुगल को इजाजत दीजिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।